बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में फ़ौज के ख़िलाफ़ माहौल साज़गार किया जा रहा है। हर शख्स मुल्क से बाहर जाने की दुआएं कर रहा है। बहुत सारे लोग इस पे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। सोशल मीडिया फ़ौज के ख़िलाफ़ नफ़रत से भरा हुआ है। रियासत से लोग बदज़न होते चले जा रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि जुल्म, जबर और आमरीयत का ये दौर कब ख़त्म होगा। बिल्कुल यही सूरत हाल आज से तकरीबन 12 साल पहले लीबिया में पेश आई, जब मुअम्मर अल-क़ज़ाफ़ी की हुकूमत के ख़िलाफ़ इस तरह के प्रोपेगेंडे किए गए। आज की इस गुफ्तगू में हम जायज़ा लेंगे कि लीबिया पहले कैसा था और मुअम्मर अल-क़ज़ाफ़ी के बाद वहाँ क्या सूरत हाल पेश आई, और वो जो नारे उस वक्त लगाए जा रहे थे, क्या वही सूरत हाल आज पाकिस्तान में तो नहीं पैदा हो रही। तो नाज़रीन, हमें मालूम है कि जनरल मुअम्मर अल-क़ज़ाफ़ी के दौर में लीबिया एक तरक्की याफ्ता मुल्क था। लीबिया एक ऐसा मुल्क था जो बर्र-ए-आज़म अफ़्रीका के पसमानदा तरीन बर्र-ए-आज़म में रहते हुए भी अपना पानी, अपनी बिजली, अपना आबपाशी का निज़ाम, अपनी खुराक का इंतज़ाम, ये सब ख़ुद से तैयार कर रहा था। मुअम्मर अल-क़ज़ाफ़ी के जो इक़्तिदार का दौर था वो अगरचे 40 बरस से ज़्यादा 42 बरस के करीब था, लेकिन इतने तवील दौर में उसने लीबिया को बर्र-ए-आज़म अफ़्रीका के गरीब तरीन मुल्क से अमीर तरीन मुल्क बना दिया था। उस वक्त में जब वो लीबिया के हुक्मरान बने थे, उन्होंने लीबिया में आबपाशी का बड़ा ज़बरदस्त मंसूबा शुरू किया और तकरीबन 33 अरब डॉलर ख़र्च करके उन्होंने एक मसनूई दरिया बनाया था, जिसके ज़रिए से सहराओं, रेगिस्तानों और इस बेयाबान और जंगलों पर मुश्तमिल सरज़मीन को लीबिया के एक एक चप्पे पर उन्होंने पानी पहुंचाया था। दूसरा उनका बड़ा कारनामा ये था कि उन्होंने लीबिया को खुराक में खुद कफ़ील किया था और बाज़ रिवायात के मुताबिक वहाँ पे खुराक पे 50% सब्सिडी भी गवर्नमेंट दे रही थी। तीसरा बड़ा उनका कारनामा ये था कि उन्होंने पेट्रोल की पैदावार में खुद कफ़ील कर दिया था लीबिया को, और पेट्रोल की पैदावार इतनी बढ़ गई थी कि यहाँ ये कहा जा रहा था कि लीबिया के पास जो पेट्रोल के रिज़र्व्स हैं, इनकी कम से कम भी मालियत 100 अरब डॉलर से ज़्यादा है। और फिर इसके साथ उन्होंने अपनी जो लीबिया की करेंसी है उसको मुस्तहकम किया, ताकतवर किया, ज़बरदस्त किया, और उसके नतीजे में लीबिया जो है वो अपने ख़ित्ते का एक ताकतवर मुल्क बन गया। फिर उन्होंने लीबिया का अपना एक बैंक कायम किया, जिस बैंक से बिला सूद कर्ज़े किसी भी शख्स को, किसी भी शहरी को बड़ी आसानी से मिल जाते थे। तो बिला सूद कर्ज़े वो अपने इस बैंक के थ्रू दिया करते थे। एक बड़ी खुसूसियत जो उनके दौर में रही वो ये थी कि तालीम और सेहत उन्होंने लीबिया के लिए फ़्री कर दी। हर शख्स के लिए तालीम फ़्री थी और हर शख्स के लिए तालीम हासिल करना ज़रूरी भी था, और इस सेहत फ़्री थी, और सेहत की जो सहूलियात हैं वो हर शख्स की रसाई में थी। फिर उसके साथ उन्होंने ये काम किया कि हर शख्स के लिए घर को बुनियादी ज़रूरत करार दे दिया, और उसकी कोशिशें उन्होंने शुरू की। अगरचे वो हर शख्स को घर नहीं बना कर दे सके, लेकिन उन्होंने घर को बुनियादी ज़रूरत में शामिल किया। उसके लिए जो कर्ज़े हैं वो बिला सूद जारी करना शुरू किया, और बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने लोगों को घर बनवा कर दिए। एक बड़ा काम उनका ये भी था कि उन्होंने अपने पास लीबिया को सुपर पावर बनाने के लिए लीबिया में सोने और चांदी के ज़खायर जमा किए, और जो उनके पास सोने और चांदी के ज़खायर थे उनकी मालियत तकरीबन 143 टन सोना, और इतनी ही मालियत की चांदी, 143 टन सोने की मालियत के इक्वल चांदी भी उनके पास थी। और फिर जो इसके ऊपर कुछ लीक्स आई सामने, और हिलरी क्लिंटन की कुछ ईमेल जो सामने आई, तो उनसे ये पता चला कि अमेरिका ने नज़र लगाई, और अमेरिका ने जो इसकी वैल्यूएशन लगाई है कि इसकी जो सोने की मालियत है वो तकरीबन कितनी होगी, तो 7 अरब डॉलर से ज़्यादा का सोना जो है वो जनरल क़ज़ाफ़ी ने लीबिया के लिए जमा कर लिया था। और इसी इस्तेहकाम की वजह से माशी खुद मुख्तारी के नतीजे में जनरल मुअम्मर अल-क़ज़ाफ़ी ये कोशिश कर रहे थे कि बर्र-ए-आज़म अफ़्रीका के लोगों की आपस में जो ट्रेड है, आपस में जो तिजारत है, उसके लिए एक अफ़्रीकन करेंसी लॉन्च कर दी जाए, और अफ़्रीकियों का अपना बैंक हो जो उनकी सेटलमेंट करे, और डॉलर पर जो इन्हिसार है बर्र-ए-आज़म अफ़्रीका का, उससे वो निकल आए। तो इसी वजह से अमेरिका को की आंखों में सबसे ज़्यादा जनरल मुअम्मर अल-क़ज़ाफ़ी खलते थे।
अच्छा, तो यानी उन्होंने बिजली फ्री कर दी थी, बिला सूद कर्जे देते थे। बाज़ रिवायात के मुताबिक कार जब कोई शख्स ख़रीदता था तो 50% उसकी कीमत जो है वो गवर्नमेंट पे करती थी। कोई बैरूनी कर्ज़ा लीबिया के ऊपर नहीं था। और इस सारी सूरत हाल में जब लीबिया इतना मजबूत हो गया तो सन 2010 और 11 में एक दोबारा से बगावत के आसार पैदा हुए। करीबी अड़ोस पड़ोस के मुल्क हैं जहाँ पे ये बात शुरू हुई और फिर लोगों ने लीबिया में नारे लगाना शुरू किए कि हम जुल्म के दौर में जी रहे हैं, जबर के दौर में जी रहे हैं, आमरीत के दौर में जी रहे हैं, और जनरल मुअम्मर अल-क़ज़्ज़ाफ़ी ज़ालिम है, जाबिर है, आमिर है, और इसके जबर और जुल्म के ख़िलाफ़ हमें उठ खड़ा होना होगा। उसके नतीजे में एक कोप हुआ, एक बगावत हुई, और फिर मुअम्मर अल-क़ज़्ज़ाफ़ी को अक्टूबर 2011 में कत्ल कर दिया गया और लीबिया के अबूरी कौंसल बनी, जिसने 2011 में ये ऐलान किया कि हमने जुल्म, जबर और आमरीत के दौर का ख़ात्मा कर दिया। लेकिन वक्त ने ये बताया कि ये सब अल्फाज थे, नारे थे, ढकोसले थे। और इस वक्त हफिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट्स हमारे पास मौजूद हैं। दुनिया के जो आलमी मीडिया है वो ये सवाल उठा रहा है, नेटो से और अमेरिका से और फ्रांस से मुतालबा कर रहा है कि आप सब ने कर्नल क़ज़्ज़ाफ़ी के ख़िलाफ़ हिमायत की थी, बागियों की, और बागियों को सपोर्ट किया था, उनकी हर तरह से असलहे से और फ़ौज से हर तरह से मदद की थी। लेकिन आज जो वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की, अवाम के हुकूक की जो सूरत हाल है वो उससे कहीं बदतर है जो जनरल मुअम्मर अल-क़ज़्ज़ाफ़ी के दौर में मौजूद थी। वो पिक्चर क्या है? वो पिक्चर कुछ ऐसी है कि गुर्बत जो है वो जनरल मुअम्मर अल-क़ज़्ज़ाफ़ी के दौर में 4% पर थी, और आज 25% लोग गुर्बत की शरह से नीचे लीबिया में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बेरोज़गारी का अगर हम मुआवजा करें तो बेरोज़गारी की शरह इस वक्त में 40% बढ़ चुकी है। अगर हम उसकी मईशत की बात करें तो लीबिया के तकरीबन 100 अरब डॉलर यूरोप ने, अमेरिका ने मुंजमद कर दिए हैं, जो अगरचे लीबिया के हैं, लेकिन इन मुल्कों ने लीबियन अवाम का ये 100 अरब डॉलर मुंजमद करके रखा हुआ है। और माशी सूरत हाल इतनी ख़राब हुई कि सिर्फ़ 8 महीनों के अंदर लीबिया का जो बजट है उसके लिए मुख्तस करदा रकम वो ख़त्म हो गई, क्योंकि करप्शन, लूट खसूट इस कदर आम हो चुकी है। जीडीपी की अगर हम बात करें तो जनरल मुअम्मर अल-क़ज़्ज़ाफ़ी के दौर में जीडीपी 92 बिलियन डॉलर तक पहुंचा था, 92 अरब डॉलर पे। और इस वक्त में जब हम 2023 में खड़े हैं, आज इतने साल गुजरने के बाद भी लीबिया का जो जीडीपी है वो 64 अरब डॉलर पे पहुंचा है। 64 बिलियन डॉलर इस वक्त का उनका जीडीपी है। फ़ीकस आमदनी पर कैपिटा इनकम एक और पैरामीटर है, यानी फ़ीकस आमदनी जनरल मुअम्मर अल-क़ज़्ज़ाफ़ी के दौर में लोग इतने खुशहाल थे कि फ़ीकस आमदनी $11,000 पे उस वक्त पहुंची हुई थी। और अब जब 2023 शुरू हुआ है तो इस वक्त में 5 से 6 हज़ार डॉलर फ़ीकस सालाना आमदनी है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग कितनी गुर्बत का शिकार हैं। महंगाई की शरह की अगर हम बात करें तो 2010 में जो महंगाई की और इन्फ्लेशन की शरह थी वो 2.8% थी, और इस वक्त 2023 में महंगाई की शरह वहाँ पे 4% को क्रॉस कर चुकी है। ख़ानदगी की बात हम करें तो मुअम्मर अल-क़ज़्ज़ाफ़ी से आने से पहले शरह ख़ानदगी 13% थी। क़ज़्ज़ाफ़ी ने उस शरह ख़ानदगी को 88% लिटरेसी रेट कर दिया था, लेकिन क़ज़्ज़ाफ़ी के जाने के बाद ये लिटरेसी रेट अब गिर गया है और इस वक्त 84% लिटरेसी रेट गिर कर आ गया है, क्योंकि वहाँ पे बदअमनी है, लोगों की जान महफूज नहीं, माल महफूज नहीं, इज़्ज़त और आबरू महफूज नहीं है। अच्छा, इसके साथ अगर हम बात करें लोगों के अमन और अमान की और जो सूरत हाल है मुल्क की, तो सबसे बड़ा मसला लीबिया में हर घर में असलहे का है। लीबिया में जब ये बगावत हुई, उस बगावत के नतीजे में 10-15 मिलिटेंट ग्रुप्स थे जिन्होंने बगावत की, और हर ग्रुप ने फिर जब हुकूमत टूटी तो उसका असलहा हथिया लिया, कब्ज़ा कर लिया, अपने घरों में ज़ख़ीरा कर लिया। और जो अमेरिका की रिपोर्ट है वो ये कहती है कि 2 लाख टन असलहा इस वक्त में लोगों के पास है, लोगों के कब्ज़े में है, जो किसी भी वक्त बहुत बड़ी तबाही का सबब बन सकता है।
اور امریکہ نے اس کو ایک اور رپورٹس کے مطابق جو لوگوں کے پاس میزائل ہیں ان کی کیلکولیشن جو امریکن اداروں نے کی ہے وہ تقریباً 20,000 میزائل ہیں جو لوگوں نے اپنے پاس سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں تاکہ کسی بھی جنگ یا فساد کی صورت میں وہ اس کو استعمال کر سکیں۔ امریکہ نے ان میزائل اور اسلحے کو جمع کرنے کے لیے ایک کمپین بھی شروع کی اور اس میں $4 کروڑ خرچ کیے، اور $4 کروڑ خرچ کیے ان لوگوں کو اعلان کیا کہ جن کے پاس میزائل اور اسلحہ تھا کہ وہ اسلحہ جمع کرائیں اور اس کے بدلے میں اس کے پیسے جو ہیں وہ ڈالر کی شکل میں لے جائیں۔ لیکن اس اتنی بڑی کمپین کے نتیجے میں بھی صرف 5,000 میزائل جمع ہو سکے، 15,000 میزائل اس وقت بھی لوگوں کے پاس ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا جو ہے وہ ڈیزاسٹر وہاں پر آیا ہے۔ تیل کی اگر ہم بات کریں تو $100 ارب کا تیل اس وقت میں لیبیا کے پاس ہے، جنرل معمر القذافی کے دور میں تھا۔ اس تیل کے ذخیروں کے اوپر، ان تیل کے کنووں کے اوپر پوری دنیا سے لوگ آ کے قابض ہو چکے ہیں۔ کہیں پہ فرانس کی حمایت یافتہ فورسز ہیں جنہوں نے قبضہ کیا اور وہاں سے فرانس لوٹ کے لے جا رہا ہے، کہیں پہ امریکہ تیل لوٹ کر لے کر جا رہا ہے، دنیا کے دوسرے ملک تیل لوٹ کر لے جا رہے ہیں۔ لیکن جن لیبیا کے عوام نے یہ سوچا تھا، خواب دیکھا تھا کہ معمر القذافی کے جانے کے بعد خوشحالی آئے گی، فراوانی آئے گی، ہر شخص کے گھر میں بہت دولت ہوگی، پہلے سے بھی زیادہ ہوگی، وہاں پہ غربت، افلاس، ناداری، قتل و غارت، ان تمام چیزوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ اور کتنی بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر بے روزگار ہو چکے ہیں، کتنی بڑی تعداد ہے جو لوگ غربت کی لکیر سے نیچے آ چکے ہیں۔ 2010 سے لے کر 2023 تک اس تمام عرصے کے درمیان 3 مرتبہ خانہ جنگی ہو چکی ہے۔ لوگ آپس میں لڑتے ہیں، ایک گروپ دوسرے پر حملہ کرتا ہے، دوسرا گروپ تیسرے پر حملہ کرتا ہے۔ 2016 کے اعداد و شمار یہ کہتے ہیں کہ لیبیا 10 ٹکڑوں میں بٹ چکا تھا 2016 میں۔ وہ گروہ آپس میں لڑتے تھے، مختلف ملیشیا تھے، مختلف قبائل تھے اور مختلف گروپ تھے جن کے پاس اسلحہ تھا اور وہ آپس میں لڑ رہے تھے 2016 میں۔ اب 2023 میں صورتحال بہتر ہے، لیکن اس وقت بھی لیبیا 6 حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ ایک حصے کے اوپر جو لیبین نیشنل آرمی ہے، وہاں کی قومی فوج ہے، اس نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ دوسری کے اوپر GNA یعنی حکومت الوفاق الوطنی، اس نے قبضہ کیا ہوا، کچھ علاقے ان کے قبضے میں ہیں۔ تیسرے حصے کے اوپر نیشنل سالویشن گورنمنٹ قائم ہے، جسے حرکت الانقاذ بھی کہتے ہیں، اس نے تیسرے حصے پہ اپنی حکومت قائم کی ہوئی ہے۔ چوتھا حصہ جو ہے درنا اور بنغازی کے مجاہدین ہیں، جنہوں نے کچھ علاقے کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، وہاں پہ اپنی حکومت قائم کی ہوئی ہے، وہاں کی سیکورٹی ان کے پاس ہے۔ 5ویں نمبر پر طوارق ایک ایتھنک گروپ ہے جو مختلف قبائل کے اوپر مشتمل ہے۔ تو یہ ایتھنک گروپ نے طوارق ملیشیا کے نام سے کچھ علاقوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ 6 نمبر پہ کچھ مقامی افواج ہیں جنہوں نے ایک علاقے کو قبضہ میں لیا ہوا ہے۔ تو یوں یہ 6 علاقے ہیں جن کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو اس سے کیا ہوا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب کسی ملک کے اندر تباہی آتی ہے تو وہاں پہ کتنا لمبا عرصہ تباہی برقرار رہتی ہے۔ یہ بحث 2011 سے شروع ہوئی تھی۔ 2011 میں کرنل قذافی کو قتل کر دیا گیا۔ آج 2023 ہے، آج بھی وہ خواب جو لوگوں نے دیکھے تھے، وہ باتیں جو لوگوں نے کہی تھیں، وہ مستقبل کے سہانے خواب جو لوگوں نے آنکھوں میں سجائے تھے، ان میں سے کوئی ایک بھی پورا نہیں ہو سکا۔ اور لیبیا دن بدن تباہ سے تباہ تر ہوتا چلا جا رہا ہے، تباہ تر سے تباہ ترین ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور پوری دنیا میں یونائٹڈ نیشن ہو، ہیومن رائٹس کی جتنی بھی آرگنائزیشن ہیں، وہ تمام اس پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ لاکھوں لوگ ہیں جن کو کسی ایک گروپ نے اب جیل میں ڈالا ہوا ہے، کسی نے دوسرے گروپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے، کسی نے کسی کو پکڑ کے تیسرے گروپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے، اپنی اپنی جیلیں بنائی ہیں۔ 6 علیحدہ حصوں میں مختلف افواج ہیں جو قابض ہو چکی ہیں، اور وہاں پہ ایک کشمکش ہے جو ختم ہونے میں نہیں آ رہی، اور خطرہ ہے کہ کہیں کوئی اور جو مقامی جنگ ہے یا سول وار ہے وہ کہیں
پھوٹ نہ پڑے۔ تو پاکستانیوں کے لیے سبق کیا ہے؟ پاکستانیوں کے لیے سبق یہی ہے کہ یہ جو سہانے نعرے اور وعدے ہوتے ہیں، ان تمام کے پیچھے ایک ایجنڈا ہوتا ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے۔ پاکستان متحد ہے، منظم ہے، ایک ریاست ہے، ایک حکومت ہے، تو ہم سب محفوظ ہیں، ہماری جان مال عزت آبرو سب کچھ محفوظ ہے۔ جس دن یہ بکھر جاتا ہے اس کے بعد پھر اس کو سنبھالنے والا، اس کو ریاست کی شکل دینے والا کوئی نہیں بچتا۔ تو اپنی اس طاقت کی حفاظت کریں، ہم اس قوت کی ہم حفاظت کریں، پاکستان کو ہم متحد رکھیں۔ متحد پاکستان ہوگا، منظم پاکستان ہوگا تو ہی ہم سب ترقی کر سکیں گے، اور انشاءاللہ ہم سب متحد ہوں گے تو یہ جو تمام پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ دور کرے گا، اور انشاءاللہ پاکستان بھی دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں شامل ہو جائے گا۔